जनरल प्रोविजंस एज टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, पेज 48 पे। फोर्टी एट में सारा तो नहीं हुआ था। बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड मेंबर्स ये पढ़ा है हमने। मनी पेएबल टू बी डेट, जी आप क्लास में हैं कि नहीं हैं? हो? ये अपनी मर्जी से हो कि कोई ज़बरदस्ती हो? अच्छा, देख लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इतने दिन कहाँ आने जाने का? सुबह 8 बजे आना पड़ता है। अच्छा, तो आपने कहाँ से आती है? अच्छा, पेज 48 निकालें। Copies of memorandum and articles to be given to members. Each company shall send to every member at his request within 14 days on payment of fee fixed by the company copy of memorandum and articles. 14 days की कहाँ से स्टार्ट होनी है जी काउंटिंग? रिक्वेस्ट के 14 डेज का। पेज 48 ही है ना? अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड मेंबर्स। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड्स द कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज इफ इट हैज been signed by the members and his heirs, legal representative, that they shall observe and be bound by the memorandum and articles unless in conflict with the Companies Act. ये याद रखें कि सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ने तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को तैयार करवाया, कंपनी को रजिस्टर करवाया। शायद उन्होंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उन्होंने मेमोरेंडम पढ़ा। जो लोग बाद में मेंबर्स बने, क्या ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उनके ऊपर भी एप्लीकेबल बाइंडिंग है कि नहीं है? है। वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? जब वो मेंबर्स बन गए तो ऑटोमेटिकली ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उनके ऊपर बाइंडिंग हो गए। उनके लीगल एयर्स के ऊपर भी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर भी। मसलन आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं कि नहीं? और उसके बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके वारसान पे भी वो एप्लीकेबल। वो लिखा गया है कि जी एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज इफ दे हैड बीन साइंड बाय द मेंबर्स। हैड बीन साइंड बाय द मेंबर्स अज्यूम कर रहा है कि जैसे, ऐसे हम समझेंगे कि जैसे इन्होंने साइन किया हो। असल में किसने साइन किया था? ये सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम।
साइंड बाय द मेंबर्स का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर बाइंडिंग है। आप ये कहेंगे जी मैंने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी कहती है जी आपके ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बाइंडिंग है, आप कहते हैं जी मैंने तो इनके ऊपर साइन ही नहीं किया, तो ये मेरे ऊपर बाइंडिंग कैसे होगी? वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एप्लीकेबल। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको बताएं आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे आपका कंडक्ट क्या होगा, किन चीज़ों पे पेनल्टी है, किन चीज़ों पे नहीं पेनल्टी है। आप कहते हैं जी ये तो हमें नहीं बताया गया था, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं ना। Money payable to be a debt. All money is payable by the subscriber in pursuance of his undertaking in the memorandum of association shall be a debt due from him and is payable in such time, manner and condition as may be notified by the commission. देखिए सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ने कहा था, अंडरटेकिंग दी थी कि वो कंपनी में कम से कम एक शेयर खरीदें। अंडरटेकिंग दी है ना। जब वो कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल्स रजिस्टर हो गए, वो जो अंडरटेकिंग दी गई है, मैंने अंडरटेकिंग दी 10 शेयर्स खरीदने की, किसी ने 100 शेयर्स खरीदने की, उनके जो पैसे बनते हैं वो मेरे ऊपर डेट बन गया। वो कितने अरसे में मैंने पे करना है, किस मैनर में पे करना है, इसको कौन स्पेसिफाई करेगा? कमीशन। लेकिन जो ही मेन पॉइंट ये है कि जो ही ये रजिस्टर हुए तब ये मेरे पे डेट बन गया, कर्जा बन गया। क्लियर है जी ये पॉइंट? पेनल्टी आ गई जी, पेनल्टी के लेवल्स, कुछ जो पेनल्टीज हैं वो जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे ये पेनल्टी बता दी गई है। इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, इफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन or articles of association are altered and such alteration requires the members to take more shares in the company than they already have or undertake more amount of guarantee than the existing amount. मसलन जितने जितने भी शेयर्स सबके पास हैं, सबके ऊपर एक ऑल्ट्रेशन आती है और वो कहती है कि जनाब हर मेंबर जो है वो कंपनी में मज़ीद 1,000 शेयर्स खरीदे, या जो आपने गारंटी दी हुई थी उसमें 10-10 लाख रुपए का इजाफा कर दिया जाए। क्या ये ऑल्टरेशन एप्लीकेबल होगी? इसका आंसर कॉमा के बाद लिखा। Such alteration shall be applicable to a member only if he gives his consent in writing either before or after the alteration. ऑल्ट्रेशन से पहले या बाद में रिटन कंसेंट जो देगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी ऑल्ट्रेशन, अदरवाइज नहीं। क्या हो क्या रहा है ऑल्ट्रेशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है, उनको कहा जा रहा है कि जी मजीद शेयर्स खरीदो या गारंटी को बढ़ाओ। बेसिकली क्या किया जा रहा है? उनकी लायबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, और ये लायबिलिटी जो है किस सूरत में बढ़ेगी? If a member has given his consent in writing before or after the alteration. Alteration to be noted in every copy. Where an alteration is made in the memorandum and articles of the company, every copy of the memorandum and articles issued after the date of alteration shall conform to the memorandum and articles as so altered. देखिए आपका
बुक के एडिशंस नए आते रहते हैं। ऑल्ट्रेशन के बाद मैं कंपनी से कहता हूँ कि मुझे कॉपी दें मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की, वो मुझे पुराने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी पकड़ाएंगे कि जो लेटेस्ट होगा अमेंडेड उसकी कॉपी पकड़ाएंगे, जो लेटेस्ट अमेंडेड होगा उसकी कॉपी पकड़ाई जाएगी। पुराने की कॉपी जो उस वक्त एप्लीकेबल है। जब आप टैक्स लॉ पढ़ते हैं, टैक्स लॉ में जो अमेंडमेंट्स आती हैं कब आती हैं? अक्सर बजट में आती हैं। और आप फाइनेंस एक्ट पढ़ते हैं जी 2023-24, वो है उस वक्त एप्लीकेबल लॉ 1 साल के लिए। अब जो फाइनेंस एक्ट आएगा, टैक्सेस में ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, जो भी होगा, वो 2024 से लेके 2025 तक जो फाइनेंस एक्ट आया है वो एप्लीकेबल है। इसी तरह ऑल्ट्रेशंस के बाद कोई एक पर्सन अगर डिमांड करता है कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की, तो उसको लेटेस्ट ऑल्टर्ड अमेंडेड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम या आर्टिकल्स प्रोवाइड की जाएगी। For each copy issued in contravention of above, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty. Practice question 9 और 10 देखें। अच्छा जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट? स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर आप ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए करना शुरू करने लगे हैं जिसमें किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का लाइसेंस ऑथराइजेशन चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? फिर कमीशन का अप्रूवल। कमीशन का अप्रूवल, ये तो याद रखें कि हर सूरत में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने लगे हैं, किस सूरत में कमीशन का अप्रूवल चाहिए? एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, इस्लामाबाद में या ऐसे पार्ट में जाने लगे हैं कि जी जो किसी भी प्रोविंस का पार्ट नहीं है, उसकी एग्जांपल इस वक्त हम क्या बता रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान GB, जो किसी भी प्रोविंस का पार्ट नहीं। अदरवाइज क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन ये बताएं कि अगर विद इन अ सिटी चेंज करने लगे हैं, फिर विद इन अ सिटी, प्रोविंस तो नहीं ना वो। अच्छा जी, रिजर्वेशन ऑफ नेम पूरा पढ़ लिया हमने।
रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ ए कंपनी पढ़ना है। अच्छा, पहले ये हमने पढ़ लिया चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से, ये तो पढ़ लिया ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम पढ़ना है, फिर इसके बाद खत्म है चैप्टर। ए कंपनी विच थ्रू inadvertence or otherwise is registered by name in contravention of the Company Act or the name was obtained by furnishing false or incorrect information। कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, जो पीछे आपने सेक्शन 10 पढ़ा है उसकी खिलाफ वर्जी होगी, नाम उसको मिल गया। इनएडवर्टेंटली का मतलब है ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली, उससे गलती हो गई है, या उसने फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके एक नाम हासिल कर लिया। जैसे क्या हो रहा है, कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। May with the approval of the registrar change its name। खुद चेंज कर ले वो, मे उसको खुद पता चल गया कि मैंने कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी कर ली, अनइंटेंशनली हो गई है, वो विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार अपना नाम चेंज कर ले। दूसरी सूरत क्या है जी, शेल। अब दोनों में फ़र्क है, मे और शेल का। वहाँ पे ऑप्शन है, अब ये पकड़ा गया है, यानी कि रजिस्ट्रार को पता चल गया है कि जी कंपनीज एक्ट की सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी हो गई। शेल इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट्स विद इन 30 days of the receipt of such direction change its name with approval of the registrar। ठीक है, रिजेंबलिंग नेम वाला, आइडेंटिकल नेम वाला उसके पास पहुंच गया रजिस्ट्रार के पास, कहता है जी ये किस तरह नाम रजिस्टर हो गया। रजिस्ट्रार इंक्वायरी करता है, उसके बाद वो इनको डायरेक्शन पास करता है कि भाई अपना नाम चेंज करो। डायरेक्शन के कितने डेज के अंदर करना है, 30 days। However, registrar shall before issuing a direction for change of the name afford the company an opportunity to make representation against the proposed direction। Opportunity of being heard। One-sided action नहीं लिया जाएगा, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा, उसके बाद ये डायरेक्शन दी जाएगी। नेचुरल जस्टिस का लॉ है कि नहीं है कि जी अगर आप अक्यूज्ड को राइट ऑफ डिफेंस, opportunity of being heard is not provided, then justice has not been done। इंसाफ नहीं किया गया, बेशक इसके खिलाफ ही फैसला होना है, लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की। Failure to comply with the direction। If the company fails to report compliance with the direction issued within the specified period, registrar may enter on the register a name for the company selected by him, being a name under which the company will be registered under Companies Act, and issue a certificate of incorporation on change of name। कंपनी ने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो रजिस्ट्रार जो है वो खुद नाम चेंज करते हैं। पेनल्टी देखें जी, पेनल्टी क्या।